हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 सॉलिड स्टेट ऑफ क्लास +2 केमिस्ट्री। आपने पहले भी मैटर पढ़ा होगा। मैटर क्या होता है? मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वैसे तो 5 स्टेट होते हैं, बट जनरली क्या पढ़े जाते हैं आपके? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 स्टेट पढ़े जाते हैं। इस चैप्टर में हम सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट के बारे में कंप्लीट इस चैप्टर में आपको गिवन है। सो लेट्स स्टार्ट। सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको सॉलिड ही पता होना चाहिए। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड इट इज़ द स्टेट ऑफ मैटर। ये क्या है? एक मैटर की स्टेट है, जो कि हमने बोला मैटर की आपके पास 3 स्टेट होती हैं। फर्स्ट आपकी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये क्या आपकी स्टेट ऑफ मैटर विच है, जिसके पास क्या होता है? डेफिनाइट मास। कोई डिफाइंड मास होगा, मतलब जो भी उसका मास है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, मतलब उसे बता सकते हैं कि इसका मास कितना है। डिफाइन वॉल्यूम होगा और कुछ ना कुछ उसकी क्या होगी? एक शेप होगी। दीज आर, ये क्या होंगे? क्लोजली पैक होंगे। मतलब क्लोजली पैक का मतलब क्या है? अगर हम सॉलिड की बात करें, लेट कर लिया ये आपका क्या है? एक सॉलिड है। हमने क्या बना लिया है? एक क्यूब हमने बना लिया है और हमने बोल दिया कि ये क्या है? एक सॉलिड है। क्यूब क्या होता है? सॉलिड होता है। इसका फर्स्ट पार्ट हमने उठाया, एक फेस हमने उठा लिया इसका। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो सॉलिड पार्टिकल है वो क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। तो क्लोज कैसे होते हैं? ये आपके पार्टिकल जो मैं बना रही हूँ गोल गोल, ये क्या है? वैसे तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल्स क्या होते हैं? आपस में बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं। जैसे कि मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाया है, इसे बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? क्लोजली पैक्ड। मतलब क्या है? ये अच्छे से क्लोजली पैक है। जैसे कि पैकेट में पैक होता है ना, ऐसे ये क्या है? पार्टिकल इसके क्लोजली पैक है। एंड हैव लार्ज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और इनके बीच में क्या होती है? इंटरमोलिकुलर, मतलब इन दोनों के बीच में जो पार्टिकल्स हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है कि जो सॉलिड्स होते हैं वो रिजिड क्यों होते हैं? रिजिड का मतलब क्या होता है? कठोर क्यों होते हैं? सो क्या आंसर है इसका? ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सो इसे जरूर लर्न कर लीजिएगा। इन अ सॉलिड, अगर हम सॉलिड की बात करें तो हमने क्या बोला? इसके पास क्या होता है? डेफिनाइट मास होता है, डेफिनाइट वॉल्यूम होता है और डेफिनाइट शेप होता है। ठीक है। और ये भी बोला कि जो इसके पार्टिकल्स हैं, इसको बोल दिया इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जो इसके पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं? क्लोजली पैक होते हैं। ये सब चीज़ें हमें पता है। अगर हम बात करें, अगर इनकी ये चीज़ सॉलिड्स की अगर ये सब चीज़ें हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है इसके क्लोजली पैक हैं, तो इसका मतलब क्या है? जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होगी, इन दोनों के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेज होगी वो क्या होगी? काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स के अंदर, उनकी एक फिक्स पोजीशन होती है। जैसे कि हमने डिफाइन किया कि यहाँ पर है, ये काफ़ी ज़्यादा क्लोजली पैक है, इस वजह से क्या होता है? ये मूव नहीं कर सकते। मतलब मूव करते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं, ऐसे ऐसे मूव करते हैं, मतलब जस्ट वाइब्रेट करते हैं। तो ये जो है हैव फिक्स पोजीशन, तो इनकी क्या होती है? फिक्स पोजीशन होती है। एंड कैन, ये क्या कर सकते हैं? सिर्फ ऑसिलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं या ऑसिलेट कर, दोनों का मतलब एक ही है। और कैसे ऑसिलेट करते हैं? अपनी मीन पोजीशन पर, मतलब जो पोजीशन इसकी है। ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई पार्टिकल आपका यहाँ पर प्रेजेंट है किसी एटम के अंदर और उसको इसके अंदर क्या है? काफ़ी सारी क्या है यहाँ पर? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लगी हुई है। तो मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के अंडर है ये, तो ये पार्टिकल सिर्फ यही मूव करेगा, यही आगे पीछे होता रहेगा। लेकिन ये जो पार्टिकल है ये पूरे एरिया में जो एटम होता है कंप्लीट, उसमें मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि सॉलिड्स क्या होते हैं? क्लोजली पैक होते हैं। अगर ये मूव नहीं कर पाएगा तो ये जो पार्टिकल हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड होते हैं। तो इसका एग्जाम, जिसका जो सॉलिड्स होते हैं वो रिजिड क्यों होते हैं? बस आपको उसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है। क्या लिखना है? कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये क्लोजली पैक हैं, जिस वजह से क्या है? ये जो इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है, जो अंदर की इनकी फोर्सेज हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर की जो फोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो एक दूसरे से एकदम बंधे हुए रहते हैं,
बंधे हुए रहने से क्या वो हिल डुल नहीं पाते, और हिल डुल नहीं पाते तो वो अपनी सिर्फ मेन पोजीशन पर ही मूव कर सकते हैं। इसी वजह से क्या होता है, सॉलिड क्या होते हैं, कठोर होते हैं। सो यही आपका क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और होता है, सॉलिड्स के पास जो है डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होता है, मतलब हम कैसे कह रहे हैं कि इसका वॉल्यूम जो है वो डिफाइन है। सो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, ये वाले पार्टिकल्स, इनके पास क्या होती है, फिक्स पोजीशन होती है, ठीक है, और ये फ्री मूव नहीं कर सकते, मतलब ये सिर्फ अपनी मूविंग अपनी जो है मेन पोजीशन पर ही मूव कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ये क्या होते हैं, रिजिडिटी होते हैं, जैसे कि हमने ऊपर बोला कि ये क्या है, सॉलिड्स के आपके रिजिड है। दैट इज़ वाई इनकी क्या होती है, एक डिफाइन वॉल्यूम होता है, ठीक है, क्योंकि क्लोजली पैक होने की वजह से ये पार्टिकल आपस में इतनी दूर मूव नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम बात करें लिक्विड की, अगर आप बात करो, देखो लिक्विड का अगर एग्जांपल लें तो लिक्विड को जिस भी बर्तन में डाल देते हैं, इसकी वाटर है आपका, जिस भी बर्तन में डाल देते हैं उसी की शेप ले लेता है और उसी का वॉल्यूम ले लेता है, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, यहाँ पर एक डिफाइन वॉल्यूम किसका है, सॉलिड का है। सॉलिड हमेशा डिफाइन ही वॉल्यूम रखेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सॉलिड्स के टाइप्स कितने हैं। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड देखो, अ क्रिस्टलाइन सॉलिड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल। जैसे कि आप लैब में यूज करते हो, लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्रिस्टलाइन फॉर्म का अगर कोई बनता है, क्रिस्टल जैसा बनता है, वो क्या होता है, आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल पाए जाते हैं। ईच ऑफ दैम, सभी के पास क्या होता है, डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होती है, मतलब अलग अलग शेप होती है। ज्योमेट्रिकल मतलब कोई भी शेप होती है उनकी, जैसे कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की आपकी शेप नीडल लाइक शेप हो गई, ऐसे ऐसे कोई भी शेप होती है। इन क्रिस्टल द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है, वो ऑर्डर्ड में होते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल इन्होंने बोला, सोडियम क्लोराइड एंड क्वार्ट्ज आर टाइपिकल एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, आप हमने पढ़ा कि क्रिस्टल की फॉर्म में पाए जाते हैं, और जो उनकी अरेंजमेंट होती है वो कैसे होती है कि वो या तो आप वो क्या होते हैं, ऑर्डर्ड में होते हैं, जैसे कि एक क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर है, एक के बाद एक के बाद ऐसे। ऑर्डर्ड का मतलब ये है कि 4 रो में अगर आपके पास है, इस तरीके से ये क्या होते हैं, ऑर्डर्ड में होते हैं। अभी आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छे से कि कैसे इनका स्ट्रक्चर होता है। अभी हम पढ़ते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। इट हैज़ डेफिनेट शेप, सबसे पहले क्या होती है, इनकी डेफिनेट शेप होती है। और ज्योमेट्री हमने बताया कि एक स्ट्रक्चर होता है, उसको डिफाइन, उसका क्या होता है, एक डिफाइन स्ट्रक्चर होता है। और हमने बोला भी क्या कि ये ऑर्डर्ड में होते हैं, तो इट हैज़ ए लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इनका जो ऑर्डर होता है लॉन्ग रेंज होता है। और इनके पास क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। इट हैज़, ये क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी जो आपको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि जो अमॉर्फस सॉलिड है उसकी भी अलग करेक्टरिस्टिक्स है। सो दोनों में डिफरेंस आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। अगर आपको एक की लर्न होगी, दूसरे की जस्ट अपोजिट है। सो आप इसकी भी एक की लर्न कर लो, दूसरे की आपको अपोजिट लिखनी है। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, जब हमने बोला, और डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन है। दे कैन कट विद नाइफ, अगर हम जैसे कि इसको नाइफ के साथ कट करके देखें किसी भी सॉलिड को, तो वो क्या देगा, हमें एक क्लीन की क्लीवेज देगा। मतलब काटने से क्या होगा, वो ये नहीं है कि 2-3 टुकड़ों में ऐसे बट गया, काटने से क्या होगा, ये आधा पार्ट ऐसे इधर निकल गया और आधा उधर रह गया। मतलब अगर आप उसे देखोगे तो बिल्कुल क्लीन क्लीवेज आपको मिलेगी। और दे हैव ट्रू सॉलिड, और ये क्या होते हैं, आपके पास ट्रू सॉलिड्स होते हैं। ये आप दे हैव एनाइसोट्रोपिक इन नेचर, और इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, कॉपर, जिंक सल्फाइड, NaCl, KNO3 और सिल्वर। अब जो एनाइसोट्रोपिक हमने देखा, यहाँ पर एनाइसोट्रोपिक क्या होता है, जैसे कि हम कुछ प्रॉपर्टीज़ ले लें। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्या जो कंडक्टिविटी है वो शो करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम ले लें, थर्मल एक्सपेंशन, अगर हम इन प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो अगर
उन सब की डिफरेंट वैल्यू आए इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब हर एक डायरेक्शन में अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन में वैल्यूज़ देखें, डिफरेंट डायरेक्शन में उस सॉलिड की वैल्यू देखें कि वैल्यू कितनी आ रही है। अगर हम उसकी डायरेक्शन मतलब अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखें कि करंट कितना इसमें आ रहा है, कंडक्टिविटी की बात करें तो अलग अलग जगह पर, जितनी भी अलग अलग जगह पर आप जाओगे तो उसका जो ये इस तरीके से I1 I2 I3 I4 मतलब क्या होगा, डिफरेंट वैल्यू आएगी। हर बार में क्या होगी, डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो इस टाइप की बिहेवियर को क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रोपिक। और ये जो सब्सटेंस जो इस बिहेवियर को शो करते हैं उन्हें बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक। अब हम बात करेंगे अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, दिस अमॉर्फस सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ इरेगुलर शेप। जैसे कि हमने बोला उसमें क्या होता है, आपके पास कोई रेगुलर शेप होती है, एटम आयन और मॉलिक्यूल ऑर्डर्ड में होते हैं, लेकिन इसमें क्या बोल दिया, इरेगुलर शेप होती है, मतलब कोई शेप नहीं होती है। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन सच अ सॉलिड हैज़ ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, उसमें क्या था आपके पास, लॉन्ग रेंज ऑर्डर था। ग्लास, रबर, ये एग्जांपल हो सकते हैं इसके, ग्लास, रबर और पार्टिकल आर टाइपिकल, प्लास्टिक आर टाइपिकल एग्जांपल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अमॉर्फस सॉलिड की, जैसे कि आपने पहले लर्न किया, क्या लर्न किया, इट हैज डेफिनेट शेप एंड ज्योमेट्री, जो कि क्रिस्टलाइन में थी। इसमें क्या होता है, डो नॉट हैव रेगुलर अरेंजमेंट, मतलब इसकी इरेगुलर ज्योमेट्री हो सकती है, सिंपल आप लिख दो इरेगुलर ज्योमेट्री। दे हैव इरेगुलर शेप, इरेगुलर शेप होती है। थर्ड में हमने वहाँ पर पढ़ा था लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और यहाँ पर क्या है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, वहाँ पर क्या था, एनआइसोट्रोपिक इन नेचर, और यहाँ पर क्या है, आइसोट्रोपिक इन नेचर। मतलब जो वैल्यू, अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू देखें हर एक डायरेक्शन में, तो वो डायरेक्शन, तो हर एक डायरेक्शन में जो वैल्यू है वो आइडेंटिकल होगी, मतलब सेम वैल्यू आएगी। अब अगर हम उसको कट करें विद नाइफ तो रेगुलर कट नहीं आता, उसमें क्या आता, आपका क्लीन क्लीवेज आती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इरेगुलर आता है, डू नॉट रेगुलर कट। वहाँ पर आपका शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। दीज आर सुपर कोल्ड लिक्विड और शूडो सॉलिड। वहाँ पर क्या था आपके पास, ट्रू सॉलिड थे, यहाँ पर सुपर कोल्ड लिक्विड है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे सुपर कोल्ड लिक्विड क्या होता है बेसिकली। एग्जाम्पल्स में इसके ग्लास, सिलिकॉन, रबर, प्लास्टिक है, SiO फॉर इरेगुलर। आइसोट्रोपिक क्या होता है, जो कि हमने बताया अभी, द प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन, ये सारे आइडेंटिकल होंगे इन ऑल डायरेक्शन, तो इसे बोलेंगे आइसोट्रोपिक। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। द क्रिस्टलाइन सॉलिड आर फर्दर क्लासिफाई इनटू, फर्स्ट आपका है आयनिक सॉलिड, सेकंड इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, थर्ड इज कोवलेंट या फिर इसे बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड्स, एंड फोर्थ वन इज मेटालिक सॉलिड। एक एक करके हम इसे स्टडी करते हैं। फर्स्ट आपका है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड से मतलब आपका समझ रहे हो क्या, आयनिक मतलब हम यहाँ पर आयंस की बात कर रहे हैं। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, या आपके पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव आयन होंगे, मतलब हम बोल सकते हैं कटायन एंड अनायन। आयनिक सॉलिड से आप समझ जाओ क्या, कि हम यहाँ पर आयंस की बात कर रहे हैं। आयंस आपके क्या हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव आयन हो सकता है या फिर आपका नेगेटिव आयन हो सकता है। पॉजिटिव आयन होगा तो आपका होगा कटायन, और नेगेटिव आयन होगा तो आपका होगा अनायन। और इसके लिए एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, Na पॉजिटिव NCl नेगेटिव, किसके केस में, NaCl के केस में। अब ये क्या होंगे, अरेंज होंगे इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ये जो आयंस हैं आर टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कोलम्बिक फोर्स यहाँ पर लगती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आपने वहाँ पर पढ़ा होगा फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है, वही आपके यहाँ पर दिखा रखी है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, ये वाला, ये आपकी क्या है, कोलम्बिक फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर आपकी NaCl में क्या लगती है, कोलम्बिक फोर्स लगती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं, क्या होती है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स।
करेक्टरिस्टिक्स क्या है? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इनके पास क्या होता है? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, क्या होता है? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और ये क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में, बट इनसोल्यूबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में। पोलर सॉल्वेंट में अगर हम बात करें तो वाटर होता है आपका पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। और नॉन पोलर में हम बात करें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, जैसे कि आपका बेंजीन हो गया, ये आपके क्या होते हैं? आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। दे आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, मतलब इंसुलेटर का मतलब क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, मतलब कंडक्टिविटी नहीं है, बल्कि इनकी क्या है? इंसुलेटर्स हैं इन द सॉलिड स्टेट बिकॉज आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। क्यों नहीं है? ये भी रीजन क्या दिया है कि सॉलिड स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लोजली पैक होते हैं, और इसी वजह से क्या होते हैं? वैसे तो आयंस हैं आपके आयनिक सॉलिड है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव लेट कर लेते हैं, ठीक है। या फिर अगर ऐसे होगा पॉजिटिव 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 और आपका नेगेटिव 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 नेगेटिव, लेकिन ये है तो आपके आयंस ही, बट ये मूव नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द क्लोज स्ट्रक्चर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्लोजली पैक होते हैं। और जो हमने बोला कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्या लगी हुई है? फोर्सेस लगी हुई है। अगर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस लगी हुई है फिर तो और भी ज़्यादा क्या हो सकते हैं? ये क्लोजली पैक हो सकते हैं, और इस वजह से क्या होता है? ये मूव नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये इंसुलेटर्स होते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ, अब अगर हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करें, मतलब अब वाटर या फिर मोल्टन स्टेट में बात करें, मतलब मेल्ट करके, तब ये क्या होते हैं? आपके पास गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बिकॉज वहाँ पर आयंस आपके फ्री हो जाते हैं, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होने की वजह से ये आयंस क्या होते हैं? क्लोजली पैक होते हैं, और आयनिक सॉलिड भी क्या होते हैं? आपके हार्ड होते हैं। दे आर ब्राइटल, ब्राइटल होते हैं बिकॉज द स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन, जो उनकी स्टेबिलिटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? प्रेजर्वेशन ऑफ देयर जियोमेट्रिकल पैटर्न, मतलब कैसी उनकी ज्योमेट्री बनी हुई है। क्लोज ज्योमेट्री होगी तो ब्राइटल तो होंगे ही वो, तो इस वजह से ये क्या होते हैं? ब्राइटल भी होते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके? MgO, Na2O और NaCl। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा? आयनिक सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? इन मॉलिक्यूलर सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे, और इनको भी सब डिवाइडेड कर रखा है। फर्स्ट आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकेंड इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एंड थर्ड इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। फर्स्ट पढ़ते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। दे फॉर्म बाय नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड से क्या होते हैं? ये बनते हैं, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल हो गया H2Cl2 और I2। पोलर आपके और जो आपके नॉन पोलर होते हैं ये अलग अलग कोवलेंट बॉन्ड तो होता है इनके बीच, जैसे कि आपका हाइड्रोजन, हमने बोला कि हाइड्रोजन H2 बोला हमने, मतलब इस तरीके से ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये आपका कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर। दे फॉर्म बाय नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और जो एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक डिस्पर्जन फोर्सेस से होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं लंडन फोर्सेस। अ टाइप ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस का टाइप्स है ये। अब इनकी करैक्टरिस्टिक देख लेते हैं। ये जो सॉलिड्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि जो इसका एग्जाम्पल ही क्या है? आपकी जो फोर्सेस है काफ़ी ज़्यादा वीक है, जो कि आपको पता है वैन डर वाल्स फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा वीक फोर्सेस होती हैं। सो ये जो सॉलिड्स होंगे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होंगे। इसका रीज़न भी यही है कि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई आयन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर जस्ट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। और अगर ये सॉफ्ट हैं तो ये इनके पास क्या होगा? जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा लो होगा। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह से दे आर यूजुअली गैसियस। ये क्या होते हैं? गैसियस में भी पाए जाते हैं और लिक्विड में पाए जाते हैं एट अ रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर।
अब नेक्स्ट आता है आपके पास पोलर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड से अटैच होंगे, जैसे कि आपका है HCl। तो H एक बड़ा है आपका और Cl आपका इस तरीके से प्रेजेंट होगा। मतलब अगर हम ऐसे ड्रॉ करें तो ये और ये इतना बड़ा होगा, क्योंकि बिकॉज हाइड्रोजन का साइज एज कंपैरिजन टू क्लोरीन इज़ वेरी स्मॉल। ये स्मॉल साइज होता है इसका और इसका काफ़ी लार्ज साइज होता है। The molecules of substances like HCl, SO2, etc. are formed by polar covalent bond. The forces holding these molecules together are dipole forces of attraction. Dipole forces यहाँ पर लगती है और वहाँ पर आपकी वीक वंडरवाल फोर्सेस लगती है। और जो इंटरमोलिक्यूल फोर्सेस अगर हम कंपैरिजन करें स्ट्रोंगर होती हैं किससे? लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस से। सो डाइपोल क्या होती है? स्ट्रोंगर होती है एज कंपैरिजन टू लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। अब कुछ करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इनकी। फर्स्ट क्या है? दे आर सॉफ्ट। सॉफ्ट क्यों होती है? सॉफ्ट इसलिए इस वजह से होते हैं क्योंकि डाइपोल इंटरेक्शन जो होती है वीक होती है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें अगर हम कंपैरिजन करें वीक डिस्पर्जन फोर्सेस से, जैसे कि लंडन फोर्सेस आपकी हैं, तो उन दोनों का कंपैरिजन करें तो आपकी जो डाइपोल वाली है वो ज़्यादा होती है। डाइपोल की ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन टू लंडन फोर्सेस। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपकी जो डाइपोल है वो स्ट्रोंग होगी, नहीं। जो स्ट्रोंग आपकी फोर्सेस है वो आपकी है इलेक्ट्रोस्टैटिक और कोलम्बिक फोर्सेस, ये आपकी वीक होती हैं। बट अगर इन दोनों की कंपैरिजन करें तो ये आपकी ज़्यादा स्ट्रोंग होती है। सो इस वजह से क्या होते हैं? ये भी सॉफ्ट होते हैं। जो जैसे कि पहले वाला केस हमने देखा वो भी क्या होते थे? सॉफ्ट होते थे। और इसी वजह से क्या है? ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों? यहाँ पर आयन जो है प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कंपैरेटिवली हाई होता है किससे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल से। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि यहाँ पर दो फोर्सेस लगी हुई हैं आपकी। फर्स्ट है आपकी डाइपोल वाली फोर्सेस आपकी लगी हुई है पोलर सॉल्वेंट में। अगर पोलर में डाइपोल फोर्सेस लगी हुई है, अगर उन पोलर फोर्सेस और लंडन फोर्सेस का कंपैरिजन करें तो वो स्ट्रॉन्ग होती है। और इसी स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से क्या होता है? इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, बट इतना भी ज़्यादा नहीं होता। ठीक है। दे आर एग्जिट एज, ये गैसेस और लिक्विड में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं एट रूम टेम्परेचर या फिर ऑर्डिनरी प्रेशर पर, बिकॉज नॉट सो हाई। क्योंकि जो आपका पता है, आपको क्या पता है, जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है इतना ज़्यादा हाई नहीं है। सो इस वजह से गैसेस और लिक्विड में भी हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, जिसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये सॉलिड क्या होते हैं? पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और किसके बीच में बनाते हैं? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटम। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाइंड मॉलिक्यूल ऑफ सच सॉलिड लाइक H2O आइस में। ठीक है, H2O वाटर की बात नहीं करें, एज आइस बात करें, क्योंकि यहाँ पर हम सॉलिड्स की बात करें। सॉलिड्स जो हैं आपके, ये जो सॉलिड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं? ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं। ये एग्जिस्ट करते हैं वोलाटाइल सॉलिड्स में, सॉरी वोलाटाइल लिक्विड, और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। सॉलिड जो होते हैं ये क्या होते हैं? रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। और नॉन कंडक्टर की, ये क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर होते हैं। और जो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइयर होता है, जो कि फर्स्ट टू टाइप्स हमने पढ़े मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के, नॉन पोलर से भी और पोलर से भी। कैसे होता है? क्योंकि इनकी जो बॉन्डिंग होती है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेरिजन टू नॉन पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल्स। नाउ थर्ड वन हम करेंगे कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं? अ वाइड वेराइटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ नॉन मेटल रिजल्ट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अगर हम क्या करें, नॉन मेटल को
अगर हम क्या करते हैं, जैसे कि हम वाइड वैरायटी मतलब काफ़ी सारे वैरायटी के क्रिस्टलाइन सॉलिड लेके चलते हैं और वो क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं एक दूसरे के बीच में, एडजेसेंट एटम्स के बीच में किसी क्रिस्टल के अंदर, तो उन्हें हम बोलते हैं जेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड जो फॉर्म होते हैं किसी स्ट्रॉन्ग और डायरेक्शनल इन नेचर, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो ये अगर हम बेसिकली बात करें कोवलेंट सॉलिड से आप मतलब समझो कि आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को आप इकट्ठा करो, उनके बीच में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को अगर आप साथ में लेके चलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग वहाँ पर होती है। और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कोवलेंट बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो पहली तो यही होगी। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से ये हार्ड होते हैं और ब्राइटल होते हैं, और एक्सट्रीमली क्या होती है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिसका रीजन भी आपको पता ही है। क्या पता है कि आप जो बॉन्ड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्लोजली पैक होंगे, जिस वजह से क्या होगा, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। और कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से क्या होगा, जो फोर्सेज है वो भी हाई होंगी। फॉर एग्जाम्पल CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड या फिर CH4। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ये ग्रेफाइट क्या है आपके पास, सॉफ्ट सॉलिड है। ठीक है, और गुड लुब्रिकेंट है। ठीक है, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है ग्रेफाइट की, 1s2 2s2। ग्रेफाइट के बारे में पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। और जो हर एक कार्बन है इसमें वो किस में होता है, sp2 हाइब्रिडाइज में होता है। और ये क्या होता है, इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक नेचर क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। और जो कि क्या कंटेन करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं बेसिकली वही आपका पैरा नेचर शो करता है। फिफ्थ पार्ट इसमें होता है कार्बन एटम आर अरेंज इन डिफरेंट लेयर में अरेंज होते हैं। ये हम आगे ब्रीफली पढ़ेंगे जो आपका ग्रेफाइट और डायमंड का स्ट्रक्चर है। सो अभी के लिए हम जस्ट इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं, मेटालिक मीन्स नाम से क्लियर है क्या है, मेटल्स होंगे यहाँ पर। सो इन सॉलिड्स में क्या होते हैं, मेटल क्या होते हैं, ऑर्डरली कलेक्शन होती है। मतलब मेटल क्या होता है, ऑर्डर में होते हैं, पॉजिटिव आयन सराउंडेड बाय एंड हेल्ड टुगेदर बाय अ सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा लगता है कि एक समुद्र है किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। और इसका स्ट्रक्चर देखो ऐसे होता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके पास, ऑर्डर्ड में होते हैं। ये क्या इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम मेटल एटम। ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, मेटल के एटम से प्रोड्यूस होते हैं। और क्यों प्रोड्यूस होते हैं, इसका रीजन क्या है, मेटल हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी। यानी आयनाइजेशन एनर्जी उनकी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा लो होती है। आयनाइजेशन का मतलब कि आयन बनाने की एनर्जी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा कम होती है। एंड कैन ईजिली लूज देयर बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। तो पीछे क्या छूटता है आपके पास, पॉजिटिव चार्ज आयन, जिससे हम बोलते हैं कैरेनल्स। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करते हैं ईजिली थ्रू आउट द मेटल क्रिस्टल लाइक वाटर इन द सी। जैसे कि वाटर आपका सी में, जो समुद्र में आपका पानी चलता है ना, ऐसे ही जैसे फ्लो करता है वो पानी, इसी तरीके से जो इस मेटल के जो क्रिस्टल हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी आपके क्या होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। और इसी वजह से इन्हें क्या बोलते हैं हम, सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो मेटालिक सॉलिड देखो, दोबारा देखो क्या होता है। मेटालिक सॉलिड्स की अगर हम बात करें, मेटल्स की यहाँ पर क्या होती है, ऑर्डरली कलेक्शन होती है। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव आयन्स को सराउंडेड करते हैं बाय एंड हेल्ड टुगेदर बाय अ फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसा लगता है हमें कि वो क्या है, एक सी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स वो आते कहाँ से हैं, क्योंकि लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। इस वजह से क्या होता है, ये ईजिली रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि हमें आयन बनाने की कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है किसी भी मेटल को। ठीक है, अब मेटल को यहाँ पे कम एनर्जी देनी पड़ रही है तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ईजिली क्या हो जाएंगे,
लीव कर जाएंगे और क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे उसके अंदर से, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आयंस आ जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज आयन की वजह से जिसे क्या बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो इसी वजह से क्या होता है, इसमें से क्या होते हैं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे निकल जाते हैं। तो इसी मेटल में क्या दिखाया गया, यहाँ पर जो ई दिखाया गया है, पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो लीव कर गए हैं। सो अब इसके क्या करते हैं, हम करेक्टरिस्टिक्स करते हैं। फर्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है आपकी, द मोबाइल इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होती है और थर्मल भी कंडक्टिविटी होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से भी होती है और थर्मली मीन हीट वगैरह करके भी टेम्परेचर को बढ़ा के इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इस वजह से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, जिस वजह से क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। मेटल आर हाईली मेलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। मेलेबल आप पढ़ते आ रहे हो क्या होते हैं, मेटल को मतलब हम लंबी लंबी तारों में रख सकते हैं, काट सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, मेलेबल और डक्टाइल, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टी क्या करते हैं, शो करते हैं। दे पोसेस लस्टर होते हैं एंड कलर इन सम केसेस, और कई केसेस में क्या होते हैं, कलर भी प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पर पॉजिटिव आयंस का क्या बना रखा है, क्लोजली स्ट्रक्चर बना रखा है, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर है पॉजिटिव आयंस का। सो बहुत सारे मेटल्स इसमें क्या करते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है और उनकी हाई डेंसिटीज पे होती है, डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा हाई। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम, मास भी ज़्यादा होगा और वॉल्यूम भी ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो इस वजह से क्या होगा, डेंसिटी भी हमारी इंक्रीज होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुपर कूल्ड लिक्विड, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। अब ग्लास जो है उसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं, अब ग्लास की बात कर रहे हैं, ग्लास आपका क्या होता है, सॉलिड होता है, तो इसे हम सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। सो इसका रीज़न क्या है, ग्लास आपका पता है एग्जाम्पल किसका है, अमॉर्फस सॉलिड का है, जो कि हमने पहले पढ़ा। अमॉर्फस सॉलिड है, इसका मतलब क्या है, जो उसकी स्ट्रक्चर है वो, जो उसकी अरेंजमेंट है वो क्या है, इरेगुलर है, ठीक है। और आपको पता है कि वो गैसेस और लिक्विड में भी क्या करते हैं, आ सकते हैं, क्योंकि उनका क्लोज स्ट्रक्चर नहीं होता है, इरेगुलर शेप होती है, जिस वजह से क्या होता है, वो लिक्विड भी हो सकते हैं एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। अगर लिक्विड की अगर हम बात करें, इनकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, मतलब वो फ्लो कर सकते हैं थ्रो वेरी स्लोली, थोड़ा, चाहे वो थोड़ा फ्लो करें लेकिन फ्लो करते हैं। द प्रूफ ऑफ दिस फैक्ट इज दैट ग्लास प्लेन इन द विंडो, अगर हम ग्लास प्लेन की बात करें, ये क्वेश्चन जब आपने किसी ग्लास प्लेन्स की बात करें, विंडो में लगा हुआ है या डोर में लगा हुआ है, किसी पुराने से बिल्डिंग में, पुराने से घर में अगर आपने देखा हो, तो आपको ऐसा दिखेगा कि जो इनवेरिएबली, जो मतलब कि अगर आपने नए नए घरों में अगर आपने जो वो ग्लास के जो क्या बोलते हैं उसे, विंडो में जो ग्लास लगा होता है या डोर के अंदर जो ग्लास लगा होता है, उसमें क्या हो, उसमें जो होते हैं वो ऊपर से देखो और नीचे से देखो, दोनों साइड थिकनेस भी सेम होगी उनकी, और क्या होंगे, लार्ज साइज भी सेम होगा और थिकनेस भी उनकी क्या होगी, सेम होगी। लेकिन अगर आप ओल्ड बिल्डिंग में देखो, जो बहुत पुरानी बिल्डिंग्स है, उसमें जाके अगर आप देखते हो, तो वो क्या होते हैं, स्लाइटली थिकर होते हैं एट द बॉटम पे, जब नीचे की तरफ आप देखोगे ना, तो बाहर की तरफ निकले हुए आपको दिखाई देंगे। अगर हम कंपैरिजन करें टॉप से, टॉप में आपको नहीं दिखेंगे, बट अगर हम नीचे की तरफ देखें, वो स्लाइटली क्या होंगे, थिकर होंगे। तो यही एविडेंट है, जिसकी वजह से क्या है, ग्लास जो है फ्लो कर सकता है वेरी स्लोली, काफ़ी ज़्यादा स्लो फ्लो करता है। मतलब काफ़ी सालों के बाद जब वो घर काफ़ी ज़्यादा पुराना हो जाता है, तब हमें ये चेंजेस उसके अंदर दिखाई देते हैं। एंड मेक्स द बॉटम पोर्शन स्लाइटली थिकर, इसी वजह से क्या हो जाता है, ये जो ग्लास है वो फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। फ्लो करने की वजह से जो नीचे जो होता है, नीचे का जो पार्ट होता है उसका, वो थिकर हो जाता है, मतलब वो मोटा हो जाता है। तो इस वजह से ग्लास को हम बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। आज की वीडियो में बस इतना ही।